कम से कम 3 नंबर का आता है। अगर ये नहीं आता तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको मैं आपको बहुत ही इजीएस्ट वे से समझाता हूं। इसकी थ्योरी, इसकी कंडीशन, इसका डायग्राम, इसके क्वेश्चंस, बड़ी बेसिक तरीके से कैसे क्रिटिकल एंगल निकाला जाता है, तो मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। लास्ट तक देखते रहिए, इसको समझते रहिए और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि देखते आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं आपको। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में है क्या है। आपने डायमंड को चमकते हुए देखा होगा, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी में इसका यूज किया जाता है। ये सब के सब TIR पे काम करते हैं, है ना। एक इल्यूजन मतलब जैसे कि आप गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठी हो और आप देखते हो कि बहुत दूर हाईवे पर पानी भरा हुआ है, रेगिस्तान में एक पर्टिकुलर पर पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो केवल एक इल्यूजन जो किसके कारण प्रोड्यूस होता है, TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। मैं बेसिक तरीके से समझाता हूं, बेसिक थ्योरी देता हूं आपको, आप समझिए। देखिए बेटा, सबसे पहले TIR होने के लिए किस किस कंडीशन का होना बहुत जरूरी होता है, पहले वो समझिए। पहली कंडीशन, जो आपकी रे है, वो आपकी रे कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से कहां जानी चाहिए, रेयर मीडियम की ओर, है ना। पहली कंडीशन तो ये इसकी कि हमारी जो रे है वो डेंसर मीडियम से कहां जानी चाहिए, रेयर मीडियम की ओर जानी चाहिए। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या है सर इसकी, दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है आई शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। सर ये क्रिटिकल एंगल क्या है, थोड़ा क्रिटिकल एंगल के बारे में समझाइए। तो मैं आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में पहले समझाता हूं, है ना। ये क्रिटिकल एंगल एक्चुअल में है क्या है ना। इसको समझिए क्रिटिकल एंगल को। तो क्रिटिकल एंगल कोई नई बला नहीं है, क्रिटिकल एंगल कोई नई बला नहीं है। तो क्या है सर, तो सर इंसिडेंट एंगल का ही दूसरा नाम क्रिटिकल एंगल है। आई को ही आप क्या बोलते हैं, सी, लेकिन एक शर्त पर बोलते हैं। वो शर्त क्या है कि इस आई की वैल्यू पर जब आपका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। यानी आई की वह वैल्यू जहां पर आर कितना हो जाए, 90 डिग्री, तब जाकर आई की वैल्यू क्या कहलाती है, सी कहलाती है, क्रिटिकल एंगल कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा। यानी इंसिडेंट एंगल की वह वैल्यू जहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू क्या कहलाती है, क्रिटिकल एंगल कहलाती है। तो क्रिटिकल एंगल कोई नया शब्द नहीं है, नया एंगल नहीं है, एंगल कुछ भी नहीं है, वो इंसिडेंट एंगल का ही दूसरा नाम है। लेकिन वहां पर कंडीशन आती है कि आपका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। कैसे, मैं अभी डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो इस कंडीशन को होने के लिए, TIR को होने के लिए दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी होता है। पहला, आपकी रे कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, कि जो आपकी रे है ना, आपकी रे कहां से कहां जानी चाहिए बेटा, डेंसर से रेयर। और दूसरा क्या होना चाहिए आपका, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, है ना। ये दोनों बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसे सर, देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए आप लोग, एकदम अच्छे से मस्त तरीके से समझिए। देखिए ये मेरा डेंसर मीडियम है ना, और ये मेरा कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। देखिए पहले मैं रे डालता हूं इस तरीके से, यहां एंगल आई बन जाएगा, है ना। ये नॉर्मल आपका, है ना, और ये इस तरीके से चला जाएगा यहां पर R1, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी मेरी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर भाग जाती है, दूर भाग गई। अब मैं अगर इसको एंगल को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं यहां पर, है ना, ये जैसे मैंने I2 यहां बना दिया, तो क्या होगा, ये हल्का सा और दूर भाग जाएगा, क्योंकि जब ये एंगल बड़ा होगा तो ये भी बड़ा बन जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, R2। अब मैं क्या करता हूं, इसको हल्का सा और बड़ा कर देता हूं, यहां I3 कर देता हूं मैं। तो यहां पर क्या होगा, एंगल और झुकेगा। जब ये झुकेगा तो बिल्कुल नॉर्मल में ही मिल जाएगा। तो नॉर्मल के साथ सरफेस, नॉर्मल के साथ ये जो रे है वो कितना एंगल बना लेगी, 90 डिग्री। तो अब आपको दिख रहा है कि I3 पर जाकर R कितना हो गया, 90 डिग्री। तो I3 की ये वैल्यू क्या कहलाएगी, क्रिटिकल एंगल कहलाएगी। यानी I3 की वह वैल्यू जहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया है, 90 डिग्री, तो I3 क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। समझ में आ गया ना क्रिटिकल एंगल क्या है। यानी क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल की वह वैल्यू होती है जहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है,
90 डिग्री। हमें पता है जैसे जैसे हम ये एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये एंगल भी क्या होता चलेगा, बढ़ता चलेगा, क्योंकि हमारी रे कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर में, और जब भी रे डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से कहां भागती है, वो दूर भागती है, अवे भागती है। समझ में आ रहा है? अब मैं अगर एक और रे डालता हूं यहां पर तो क्या होगा, आप खुद जानते हैं, बताने वाली बात नहीं है, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से डाल दूं मैं, इस तरीके से, है ना। तो यहां नॉर्मल डालूंगा तो क्या होगा, रे जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में क्या करेगी, वापस आ जाएगी। दिख रहा है आपको? और यहां पर क्या बन जाएगा आपका बड़ा वाला I4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर हो जाएगा TIR, है ना, क्या हो जाएगा, TIR। दैट मीन्स रे जिस मीडियम से गई, है ना, जिस मीडियम से गई, दिख रहा होगा आपको, ये जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में क्या कर रही है बच्चे, ये वापस आ रही है ना। तो यहां पर क्या हो गया आपका TIR, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो ये वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो यहां पर आप एक बात मैं आपसे पूछूं कि बताइए I3 में और I4 में कौन बड़ा है, तो I4 बड़ा है, तो I4 को तो मैं I मान लूंगा और I3 को आप क्या मान चुके हैं, C। तो I इज ग्रेटर देन C, तब क्या हुआ यहाँ पर TIR, यानी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन कि मेरी रे कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, है ना, ये दिख रहा होगा आपको, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जानी चाहिए। और दूसरा, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तभी क्या होगा आपका TIR, मतलब तभी रे जिस मीडियम से जाएगी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो दोनों बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही है कि जो आपका I4 है वो किससे बड़ा है, I3 से बड़ा है, और I4 को मैंने I मान लिया और I3 क्या आपका C है, तो I इज ग्रेटर देन C, तभी क्या होगा TIR। मैं लिख दूं यहां पर क्या होगा TIR, है ना। और अगर C इज ग्रेटर देन I, है ना, क्या है, अगर C किससे बड़ा है, I से बड़ा है, तो क्या होगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन, है ना, तो होगा रिफ्रैक्शन। तो ये सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो क्या होगा बच्चे, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने। डायग्राम समझ में आ गया आपको? अब मैं कुछ और बातें, कुछ और रिलेशन बताऊं आपको, जैसे रिलेशन किस किस में मिल सकता है हमें, जैसे मैं रिलेशन की बात करूं तो म्यू का और क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन हो सकता है, म्यू और सी का क्या रिलेशन हो सकता है, तो मुझे पता है मेरी रे कहां से जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो मैं इसको लिखूंगा डी म्यू आर, क्या लिखूंगा, इसमें कितना बनना है साइन आई, और रेयर में कितना बनना है साइन आर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलिए ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू आर अपॉन म्यू डी, है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एयर का 1, मैं इसको 1 लिखूंगा, ये मैंने इसको 1 लिख दिया, मैंने म्यू डी को म्यू मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 अपॉन म्यू। अगर मैं आई को कितना लिखना चाहूं, सी लिखना चाहूं, तो आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये बात समझ में आई। अगर आई को मैं क्या लिखना चाहूं सी, आई सी कब लिखा जाता है, जब आर कितना हो 90 डिग्री, ये लिखा हुआ है, जब आई को सी लिखेंगे तो आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां पर लिख देंगे, तो क्या आएगा 1 अपॉन म्यू बराबर साइन सी, है ना, 1 अपॉन म्यू बराबर क्या साइन सी, साइन 90 तो 1 हो गया। तो ये रिलेशन आ गया आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 अपॉन म्यू बराबर साइन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, जैसे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो TIR क्या है वो समझ में आ रहा है, व्हाट इज TIR, कि सर TIR होने के लिए, TIR लाइक इल्यूजन, जो होता नहीं वो दिखता है, लेकिन डायमंड जो होता है वो इसी के कारण चमकता है, ऑप्टिकल फाइबर इसी पे काम करती है, जो दूरबीन के ऑपरेशन होते हैं वो TIR के ही कारण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक लाइट सिग्नल्स को एंड लाइट एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाती है विदाउट लॉस ऑफ इट्स एनर्जी, ठीक है। सो ध्यान रखें आप इस चीज का। तो हमारी रे कहां से जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, और इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है सर, इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, क्रिटिकल एंगल कहलाती है। यहां पर दिख भी रहा होगा मैंने रे डेंसर से रेयर में डाला, है ना,
डेंसर से रेयर में डाला, I1 बना, R1 हो गया। जैसे एंगल मैंने ये बढ़ाया तो और बढ़ गया, और बढ़ाया तो ये बिल्कुल सरफेस में मिल गया, तो R कितना बन गया 90। तो यहाँ पर I3 की वैल्यू क्या कहलाएगी, C कहलाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब यहाँ पर और एंगल बढ़ाया तो रे जिस मीडियम से उसी मीडियम में वापस आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को परेशानी तो नहीं, चलिए ठीक है। इसके बाद मैंने रिलेशन बताया कि मेरी रे कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर में, डी म्यू आर, डेंसर से रेयर में। डेंसर में कितना एंगल बनना है I और रेयर में कितना बनना है R। तो डी म्यू आर बराबर साइन आई ओवर साइन आर, तो म्यू आर अपॉन म्यू डी लिखेंगे, साइन आई ओवर साइन आर। रेयर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स कितना है 1 लिख लिया, 1 अपॉन म्यू बराबर साइन सी अपॉन साइन। अगर मैं आई को सी लिखना चाहूं तो आर कितना लिखना पड़ेगा 90 डिग्री, वो मैंने लिख दिया। तो 1 म्यू बराबर क्या आ गया साइन सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो क्वेश्चंस भी सीख लेते हैं हम लोग। चलिए मैं क्वेश्चन यहां सिखाता हूं आपको साइड में। जैसे एक क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक प्रिज्म दे रखा है आपको इस तरीके से, है ना, ये प्रिज्म दे रखा है आपको इस तरीके से, है ना, और यहां पर एक रे दे रखी है इस तरीके से। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है और बोला है कि अब इसका आगे पाथ ड्रॉ करिए। आप क्या ड्रॉ करिए, अब आगे पाथ इसका ड्रॉ करके देखिए कि अब आगे पाथ क्या होगा इस पाथ के साथ, है ना। ये एंगल कितना बनना है, ये 90 डिग्री। तो देखिए कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। जैसे हमें पता है ये 90 डिग्री पर घुस रहा है, तो अपने पाथ में कोई भी चेंज लेकर नहीं आएगा, समझना, सिंपल सा। ये मेरे पास क्या है, रेयर मीडियम, और अंदर का क्या है, डेंसर मीडियम, है ना। तो ये रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी इस तरीके से, बिल्कुल सीधी। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ गई। अब ये रे कहां से कहां भाग रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। अब रे कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो पहली कंडीशन क्या है, कहां से जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने भी लगी। अब क्या डालेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर TIR होगा या रिफ्रैक्शन होगा। तो इस सरफेस की क्या डाल देंगे आप लोग, नॉर्मल, है ना। ये नॉर्मल डाल दिया यहाँ पर, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 45, क्योंकि ये वाला भी कितना है 45, ये भी कितना है 45, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया आपके पास 45 डिग्री। मैं लिख दूं यहाँ पर, यहाँ लिख दूं, आई कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब सी निकालेंगे आप लोग, क्या निकालेंगे, ठीक है, सुनिए आप लोग क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। तो सी कैसे निकालेंगे, तो सी के लिए फॉर्मूला वो लिख रखा है 1 अपॉन म्यू बराबर साइन सी, है ना, 1 अपॉन म्यू बराबर साइन सी। तो जब वहां से निकालेंगे तो यहां निकाल के दे दूं मैं आपको अलग से, तो निकालेंगे तो 1 अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 बराबर कितना साइन सी, इसको डिवाइड लगा देंगे तो 0.6 बराबर साइन सी। तो सी बराबर साइन इनवर्स 0.6, तो कितना आ गया 42 डिग्री, है ना। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 42 डिग्री। तो अब देखिए कौन बड़ा आया, आई बड़ा आया, तो आई इज ग्रेटर देन सी, तो TIR होगा, मतलब रे दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, इसी मीडियम में आएगी, तो एंगल आई बराबर एंगल आर। तो जितने इस तरीके से ये इस तरीके से पे गिर पड़ेगी, तो यहाँ पर आर भी कितना बन जाएगा 45, लेकिन जब इस पर गिरेगी तो परपेंडिकुलर गिरेगी और ये बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर केवल एक बार क्या हो जाएगा TIR, है ना। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको समझाने हैं, ठीक है। तो TIR में ऑप्टिकल फाइबर, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स और ये क्वेश्चंस, बहुत सारे पॉइंट अभी बाकी बचे हुए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। पहले आप इतना देख लें, इतना समझ लें, इतना पढ़ लें, बाकी कल क्लास कंटिन्यू करते हैं TIR की और भी नई नई एप्लीकेशंस के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।